हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माय नेम इज कमल और आज का एक लेक्चर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, हम आज बात करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। पिछली क्लासेस के अंदर हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था, एक ऐसा इनविजिबल और एक ऐसा मैजिकल फोर्स जो आपकी रिलेटिव मोशन को सीधा सीधा अपोज करता है। इसका नाम हमने क्या रखा था वहां पर? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब जब रिलेटिव मोशन होती है तब तब ये डेवलप होता है। बट एक सिचुएशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो ये है कि जब आप बॉडी को चलाने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी चलती नहीं है, कहाँ होती है? रेस्ट में ही होती है। उस केस में भी क्या डेवलप होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होती है। इस समय जो फ्रिक्शन डेवलप होती है इसका नाम रखा था हमने स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सीधी सीधी बात है, बॉडी रिलेटिव मोशन में आए या उसके अंदर इंटेंशन ऑफ मोशन आए चलने का, इन दोनों ही केस में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है। ये हमने हमारी पिछली क्लासेस के अंदर स्टडी किया है। आज उसी को हम आगे ले जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हमारा आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग कॉपी पेन नोट निकाल लें, है ना। हर चीज को नोट करना स्टार्ट करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और आप सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की शुरुआत हमारी है, सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पर, है ना। हम डिस्कस कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पर। स्टैटिक को हम बाद में करने वाले हैं, आज हम पहले बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन में। तो बड़ा ही मजा आने वाला है आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ। चलिए, तो क्या कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन? तो हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह भी डिस्कस हमने पिछली क्लास में किया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस पर रखते हैं तो उसमें उसका जो मास है m, इस पर एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड वर्क करता है और इसके ठीक अपोजिट सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू सरफेस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इसको चलाने के लिए आप F फोर्स यहाँ अप्लाई करते हैं और फ्रिक्शन डेवलप होती है बिटवीन द कॉन्टेक्ट। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर है, ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन के सीधी सीधी कैसी होती है? प्रोपोर्शनेट होती है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन आपका जितना ज्यादा हाई होते जाएगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं N = mg की हेल्प से। ओके, हर केस में N = mg मिले ये कोई कंपलसरी नहीं है। किसी किसी केस में हमें इसे के कंपोनेंट भी यूज करना पड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। पर फिलहाल तो यहाँ पर क्या है? N = mg। अगर आप ले भी लेंगे तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की मिलने वाली है। चलिए, तो आते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन पर। तो जब बॉडी हमारी मूव करना स्टार्ट करती है उस केस में डेवलप होती है काइनेटिक फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। और उस केस में ये जो Fk है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है आपका किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हम हमेशा यूज किया करते हैं। यहाँ पर मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, इसीलिए हमने जो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ इस्तेमाल की है वो है म्यू के। ओके, सो म्यू के कौन है? सो हियर म्यू के इज ए कांस्टेंट, ठीक है। और इसका हमने नाम रखा कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या बोला करेंगे इसको हम? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो हियर म्यू के को सेपरेट करें तो ये हमको मिलता है F के डिवाइडेड बाय N। सो इस म्यू के की कैलकुलेशन हम इस फॉर्मूले के हेल्प से कर सकते हैं। सो म्यू के क्या हो जाता है?
जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका रेशियो जब हम नॉर्मल रिएक्शन से कैलकुलेट करते हैं, उस केस में जो नंबर हमको मिलने वाली है उस नंबर को हम बोला करेंगे क्या, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू दैट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। The ratio of force of friction to that of normal reaction called coefficient of काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये कौन है, फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन कौन है, ये भी एक फोर्स है। तो अगर हम इसकी यूनिट पर जाएंगे तो इसका यूनिट हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि म्यू के इक्वल टू फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा और नॉर्मल रिएक्शन का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। दोनों कैंसिल, ये क्वांटिटी हो जाती है यूनिट लेस, और जो क्वांटिटी यूनिट लेस होती है वो डायमेंशन लेस भी होती है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी हमारी सिर्फ एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी कि ये इस बॉडी और सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट है वो है म्यू के इक्वल टू 0.2, दैट इज फिनिश। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये एक नंबर होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर। सो हमने लिया एक ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है हमारा यहां पर 4 kg, और इस ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स अप्लाई की यहां पर 20 न्यूटन। ओके, 4 kg के ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स कितनी अप्लाई की, 20 न्यूटन। तो इस पर कितने फोर्सेस वर्क करने वाले हैं, तो यहां पर इस पर एक फोर्स वर्क करने वाला है कितना, mg, मीन्स 4g, मास 4 है तो 4g फोर्स कहां वर्क कर रहा है, यहां पर डाउनवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए जब आप 20 न्यूटन की फोर्स यहां इस बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो इसमें रिलेटिव मोशन आएगी, और रिलेटिव मोशन आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन डेवलप होगा। तो इस केस में हमको वर्क करना है फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन, और तीसरा नॉर्मल रिएक्शन भी हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, क्या क्या फाइंड करना है हमें, काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है कितना होगा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इस बॉडी का, और साथ में हमको नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं नॉर्मल रिएक्शन पर। सो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू कितना होगा, एन इक्वल टू यहां पर कितना है mg। बॉडी देखिए जितना 4g फोर्स जितना डाउनवर्ड वर्क कर रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन का लग रहा है अपवर्ड, क्योंकि बॉडी के मोशन ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना ही कहां है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो जाती है, mg के। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 4 × 10 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर होगा हमारा कितना, 40 न्यूटन। चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो एफ के इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पर जो म्यू है वो है हमारा 0.4। सो एफ के इज इक्वल टू 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कितना है, 40 न्यूटन। सो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 4 4 द 16.0 न्यूटन। ओके, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है आपका वो कितना है, 16 न्यूटन। ओके, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी। अब मोशन हो रहा है कि नहीं इस बॉडी के अंदर, तो मोशन कब होता है, जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लार्जर देन क्या हो, फ्रिक्शन।
तो यहाँ पर फ्रिक्शन 16 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स हमारा कितना है 20 न्यूटन, तो बॉडी चलेगी। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम जाएंगे नेट फोर्स पर। देखिए नेट फोर्स किधर, 20 इधर है, 16 कहाँ है अपोजिट, सो 20 माइनस 16 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको नेट फोर्स गिवन करेगा। ये बचा हमारे पास यहाँ 4 और मास हमारे पास 4 kg है, 4 से 4 कैंसिल, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ओके, पॉज करके नोट कर लेना इसको, किस तरह से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन इस बॉडी का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो पहले केस हो गया। दूसरे केस में हम आते हैं। देखिए हर बार हॉरिजॉन्टल फोर्स लगे दैट इज नॉट कंपलसरी। तो यहां सरफेस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस समय इस बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की F इज इक्वल टू 10√2 न्यूटन, यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री के एंगल पर हमने 10√2 न्यूटन यहां पर इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की है, और अप्लाई करने के बाद हमको फाइंड करना है ये बॉडी हमारी 2 kg। ओके, वेट कितना है इस बॉडी का 2 kg। यहां पर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू क्या है इक्वल टू 0.6। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड करनी है हमें, फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फिर से आपको ये 3 कैलकुलेशन यहां पर करनी है। देखिए आप फोर्स कहां लग रहा, F इक्वल टू 10√2 यहां से 45 डिग्री पर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इस बॉडी पर जब ये फोर्स यहां से 10√2 ये फोर्स F है, यहां से 45 डिग्री पर जब वर्क करती है, तो इसके हम बनाते हैं 2 कंपोनेंट ना, इसको ब्रेक करते हैं 2 कंपोनेंट में। तो ये वाला जो कंपोनेंट हमारा होगा ये हो जाएगा F cos 45, और यहां से ये वाली कंपोनेंट कि cos के ठीक परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा F sin 45 डिग्री। डन। और बॉडी का वेट कितना है 2 kg, तो यहां से जो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड वो कितनी होगी आपकी 2g। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस कहां प्रोवाइड करेगी, यहां से नॉर्मल रिएक्शन सरफेस प्रोवाइड करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, चलिए तो इस बॉडी पर नेट फोर्स निकालते हैं। अब चलेगी इस तरफ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगी अपोजिट। सो नेट फोर्स देखिए, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड और F sin 45 भी कहां पर अपवर्ड। पहले F sin 45 को हम सॉल्व कर लेते हैं। F sin 45 की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू है 10√2 और 45 की वैल्यू होती है साइन में 1/√2, दोनों कैंसिल, ये मिलेगा 10, और F cos 45 डिग्री इक्वल टू F की वैल्यू 10√2 और cos 45 भी कितना होता है 1/√2 कैंसिल, ये भी कितना 10 न्यूटन। तो यहां से ये वाली फोर्स भी कितनी है 10 न्यूटन, और ये वाली अपवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स भी कितनी है 10 न्यूटन। डन। चलिए, तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin 45 इज इक्वल टू कितना होगा mg। देखिए बॉडी बैलेंस है, ना ऊपर जानी है ना नीचे जानी है, तो जितना n प्लस F sin 45 है उतना ही फोर्स कहाँ है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, तो बैलेंस हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करते हैं, तो F sin 45 कितना है 10 इज इक्वल टू mg 2 into g। ओके, और g की प्लेस पर भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको हम लेते हैं अप्रोक्स 10। वैसे g की वैल्यू 9.8 है, लेकिन हम अप्रोक्स कितना ले लें, इसको 10 ले लें। सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ये 20 ये माइनस जाएगा इधर 10, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन हमें मिल जाती है 10 न्यूटन। अब फाइंड करते हैं हम इसका एफ के। सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर कितना 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन वो है 10 न्यूटन।
तो ये हमें मिल जाता है यहाँ से 6.0 न्यूटन एफ के। ओके, देखिए यहाँ से 10 न्यूटन एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 45 खींच रहा है इस तरफ, और फ्रिक्शन यहाँ से डेवलप हो रही है कितनी, ओनली 6। ये 10 से खींच रहा है, इधर 6 है। नेट फोर्स हम फाइंड करेंगे तो हमें जो अप्लाइड फोर्स लगाया है हमने फोर्स वो ज्यादा है, तो ये बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 10 - 6 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मिला हमें 4 और मास है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन। 2 से 4 कैंसिल, कितना 2। तो एक्सेलरेशन मिला हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है हमारी बॉडी में वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हो गई सारी कैलकुलेशन हमारी। काइनेटिक फ्रिक्शन हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छे से नोट करते जाना, जहां नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आप सेंड कर देना, तो हम इसको फिर से आपके लिए बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, तो अगले क्वेश्चन के लिए हम अगली स्लाइड पर पहुंचते हैं। इस समय हमारे पास जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हमने इस तरह से रखा है। अब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं यहां से। ये फोर्स हमने अप्लाई की यहां से 20√2। ओके, चलो 20 न्यूटन फोर्स हमने यहां से अप्लाई कर दी है। तो चलो कर लेते हैं 20√2। ये फोर्स हमने यहां से इस पे लगाई। अब हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी एक एंगल बना रहा है। दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, जरूरी नहीं कि आप 45 लें, यहाँ पर एंगल की वैल्यू बदल भी सकती है। ओके, और इस बॉडी का वेट है इस समय 4 kg। तो यहां से हमने 10√2 फोर्स लगाया है। क्या बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर। तो इस वाले को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। फाइंड करना है अपने को यहाँ से, फाइंड एफ के, एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। फिर से हमको 3 कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। यहाँ पर जो म्यू के है वो म्यू के है 0.3। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ लेते हैं और इस पर नेट फोर्स निकालते हैं। यहाँ से फोर्स लगी है कितनी, 20√2। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये फोर्स इधर कितनी हो जाएगी, 20√2। ये एंगल 45 पे, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। और यहाँ से 20√2 के हम बनाते हैं 2 कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारा 20√2 cos 45 डिग्री, और यहां से ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी हमारी 20√2 sin 45 डिग्री। ठीक है, 2 कंपोनेंट आ गए इसके। चलिए, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन का, तो सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन तो अपवर्ड होती है हमेशा, और जो फोर्स डाउनवर्ड है इसके ऊपर, मास है इसका 4 kg, तो ये 4g फोर्स कहां लग रही, डाउनवर्ड। ठीक है, इस समय नॉर्मल रिएक्शन कम है। ओके, क्योंकि नीचे वाले फोर्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू इन दोनों का सम होना चाहिए, क्योंकि बॉडी ना तो डाउनवर्ड जा रही ना ही अपवर्ड। तो नॉर्मल रिएक्शन जितना है उतना ही इन दोनों का क्या होगा, सम होगा। सो 4g प्लस 20√2 sin 45 ये होना है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 4 × 10 प्लस 20√2 इंटू 1/√2। तो 1/√2 कैंसिल, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 40 प्लस 20, तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ओके, तो 60 न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब फाइंड करते हैं इसका एफ के। सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। सो एफ के इक्वल टू म्यू के, म्यू हमारे पास है कितना, 0.3, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 60, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो एफ के इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 18.0 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लगी, 18.0 न्यूटन। ओके, और वो अप्लाइड फोर्स कितनी है, इसको भी सॉल्व कर लो।
20√2 इंटू cos 45, ये है √2, कैंसिल कर लिया, कितना आया 20। ये 20 न्यूटन आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अप्लाइड फोर्स है। ये तो वर्टिकल डायरेक्शन की है, तो ये तो बैलेंस हो गई नॉर्मल रिएक्शन के साथ। सिर्फ कौन सी फोर्स वर्क कर रही है यहाँ पर, 20 न्यूटन इस तरफ। अब नेट फोर्स किधर वर्क कर रही है, तो उस तरफ लग रही है बॉडी को ले जाने के लिए 20 न्यूटन, और फ्रिक्शन डेवलप हो रही है कितनी, 18 न्यूटन। तो मोशन आएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है इस समय। ये इस डायरेक्शन का है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये हो गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 2 इज इक्वल टू मास है यहाँ पर 4 kg इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 2/4, कैंसिल करेंगे 1/2, डिवाइड करेंगे तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आप लोगों को मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक फ्रिक्शन में किस तरह से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करते हैं, बॉडी का एक्सेलरेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, और स्टैटिक हमारा नॉर्मल रिएक्शन हम उसमें कैसे कैलकुलेट करने वाले। तो ये था हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन पर। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं भैया। स्टैटिक का मतलब होता है जब कोई बॉडी चलना तो चाहती है, लेकिन वो किस सिचुएशन में है। आपने फोर्स F अप्लाइड किया फॉर मूवमेंट ऑफ दिस पार्ट इज दिस बॉडी, बट दिस कैन नॉट मूव। ओके, ये अभी भी कहाँ है, रेस्ट में है। फोर्स आप लगा चुके हैं, इसका मतलब है कि जितना फोर्स आपने लगाया है उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टी डायरेक्शन में डेवलप हो चुका है इस बॉडी की रिलेटिव मोशन के। तो अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों बैलेंस है, और जब जब किसी बॉडी पर फोर्सेस बैलेंस होती है बॉडी रेस्ट में होती है, लेकिन फ्रिक्शन तो डेवलप होगा क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर चुके हैं। इसमें इंटेंशन है चलने का, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव बट इट कैन नॉट मूव बिकॉज द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। इस केस में प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहां हम यूज करेंगे म्यू एस। पिछले टॉपिक में हमने यूज किया था म्यू के, क्योंकि बॉडी मोशन कर रहा था, इस समय मोशन नहीं कर रहा, रेस्ट में है, फ्रिक्शन तो है, इसलिए हमने क्या यूज किया, म्यू एस। ओके, और ये जो म्यू एस है हियर, म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और म्यू एस को सेपरेट करेंगे आप तो ये मिलेगा आपको एफ एस अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, म्यू एस। ये भी यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है, क्योंकि यहां भी सेम क्वांटिटी का आपको क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है। बट ध्यान रहे म्यू एस की वैल्यू हमेशा लार्जर देन क्या होती है, म्यू के, क्योंकि बॉडी को चलाने के लिए हमें शुरुआत में हाई फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो म्यू एस इज ऑलवेज लार्जर देन म्यू क्यूब, म्यू के। ओके, तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टेंडेंसी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है भैया। जब जब टेंडेंसी आएगी बॉडी के अंदर मोशन की, उस केस में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, और साथ ही जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा, एक कंडीशन की भी बात की थी हमने पिछली क्लास के अंदर, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, उसी का नाम रखा था हमने क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद बॉडी जैसे फोर्स आपने थोड़ा सा और बढ़ाया, बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देती है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लास्ट और मैक्सिमम वैल्यू जहां तक बॉडी आपकी रेस्ट में है, देन क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, या तो ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है ना, 0 से छोटा कभी नहीं होगा, या ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो सकता है, या उससे क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। और एक स्पेशल कंडीशन, ये वेरिएबल होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, बट ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल क्वांटिटी के लिए ना हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमारे पास जस्ट इसके लिए एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम इस स्टैटिक फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये वेरिएबल क्वांटिटी है, इसके अंदर ऑटो एडजस्टिंग नेचर है, ये अपने आप को क्या कर लेता है, ऑटो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, भले ही यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो, आप फोर्स कम लगा रहे हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपने आप को आपके फोर्स के बराबर एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये ऑटो एडजस्टिंग नेचर हमारा इस स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर हमको देखने को मिलता है। चलिए तो फाइंड करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन हम किसी ऑब्जेक्ट पर। चलिए तो यहां पर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 4 kg और इस पर हमने फोर्स अप्लाई की F = 10 न्यूटन इसको चलाने के लिए। ठीक है ना, तो हमको फाइंड करना है यहां पर फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। ओके, अब ये मत कहना कि एक्सेलरेशन तो सर वहां आता है जब बॉडी मूव करती है, तो ठीक है यहाँ क्या आता है देखेंगे हम कितना एक्सेलरेशन अपने को मिलेगा। चलिए तो इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये 4 kg की ऑब्जेक्ट है और सरफेस पे हमने यहाँ रखी है, इस पर हम जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो 4g फोर्स तो कहाँ वर्क करेगी, डाउनवर्ड, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन एन कहाँ लगेगी, अपवर्ड। अप्लाइड फोर्स हमारी यहाँ पर है 10 न्यूटन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से डेवलप हो रही है, वो हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। So normal reaction is equal to 4g is equal to 40 न्यूटन, g equal to 10, 10 into 4 40 न्यूटन मिल जाती है नॉर्मल रिएक्शन। चलिए एफ एस फाइंड करते हैं, यहाँ हम एफ के की बात नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर जो म्यू है वो है हमारा 0.2। सो एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। सो एफ एस इक्वल टू म्यू एस यहाँ पर है हमारा 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास से 40। सो एफ एस इज इक्वल टू 4 टू सा कितना मिला हमें यहाँ पे 8 न्यूटन। ओके, एफ एस की वैल्यू हमारे पास 8 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स हमारी कितनी है यहाँ से 10 न्यूटन। ओके, तो फिलहाल हम इस अप्लाइड फोर्स को, क्योंकि यहाँ पर मोशन आ जाएगा इसीलिए हम इसको अप्लाइड फोर्स को ले रहे हैं यहाँ पर 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन है, यहाँ पर भी अप्लाइड फोर्स हमारी कितनी है 8 न्यूटन। ओके, थोड़ा सा हमने एडजस्ट किया इसको, तो एफ एस इक्वल टू एफ 8 न्यूटन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन हमारा है वो कितना मिला है, फ्रिक्शन एफ एस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड। अब देखिए जितना आपने अप्लाई किया है फोर्स बॉडी को चलाने के लिए उतना ही यहाँ पर क्या डेवलप हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस के अंदर। तो क्या बॉडी मूव करेगी, नहीं करेगी। जितना 8 न्यूटन हमने खींचने के लिए लगाया है 8 न्यूटन ही फ्रिक्शन यहाँ पर सरफेस के बीच डेवलप हो चुकी है। इस केस में बॉडी कहाँ होगी, बॉडी इज एट रेस्ट। ओके, अब रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, नेट फोर्स कैलकुलेट करो, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, देयर इज नो एक्सेलरेशन। भैया जब बॉडी ही रेस्ट में है तो काहे का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं बॉडी के अंदर। तो इस केस में हमें क्या मिला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भले ही अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, ठीक है, इससे ज्यादा अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि अभी हमने 10 यहाँ पर रखा था, जैसे 10 फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी चलना यहाँ से स्टार्ट कर देगी। इस केस में वो स्टैटिक सिचुएशन में है, बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट नहीं करने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यहां पर बॉडी हमारे पास है 2 kg और इस पर यहां से हमने फोर्स अप्लाई की है कितनी 20 न्यूटन। ओके,
कितने फोर्स वर्क करेंगे इस पर एक फोर्स वर्क करेगा 2G डाउनवर्ड, एक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगी अपवर्ड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से डेवलप होगी अपोजिट टू इंटेंशन ऑफ मोशन। ओके, इस समय म्यू एस की वैल्यू हमारे पास है 0.4 और यहाँ पर म्यू के की वैल्यू है 0.2। ठीक है, म्यू के की वैल्यू म्यू से थोड़ी छोटी होती है। अब देखते हैं बॉडी में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मोशन होने के लिए क्या जरूरी है? तो मोशन होने के लिए जरूरी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, if applied is larger than maximum value of friction, maximum value of friction means limiting। ओके, तो जो अप्लाइड फोर्स है आपका, मोशन अगर आप करवाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में, तो आपको फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके बॉडी आपकी क्या करेगी, मोशन करना स्टार्ट करती है। ओके, चलिए देखते हैं मोशन है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं, फाइंड एफ एस। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख लेते हैं इसको। अब क्लियर नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन। सो फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट हम नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन सीधा सीधा हमको मिलेगा 2G, सो 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 न्यूटन। ये नॉर्मल रिएक्शन हमें यहां मिल जाती है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमारे पास है यहाँ पर 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितनी है यहाँ पर 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 8.0 न्यूटन। फ्रिक्शन डेवलप हो रही है कितनी, 0.8 न्यूटन। अब इस समय जो फ्रिक्शन है वो लेस देन क्या है, एफ अप्लाइड है। इस केस में बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। ओके, सो नेट फोर्स 20, इधर कितना है 8, सो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू ए, कितना मिला हमें 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, 2 से कैंसिल किया 6, सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस समय अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है बॉडी से, बॉडी के ऊपर लगने वाली सॉरी कॉन्टेक्ट, जो बॉडी और सरफेस है उनके जो बीच की कॉन्टेक्ट है, उस सरफेस के जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी अप्लाइड फोर्स से कम है, इसलिए बॉडी यहां से क्या करेगी, मोशन करने वाली है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम यहां लेते हैं। ये बॉडी हमारी 2 kg की और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया यहां से 6 न्यूटन। ओके, तो यहां से इस बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, अपवर्ड, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां से डेवलप होगी कितनी, एफ। तो इस पर बॉडी का वेट कहां, डाउनवर्ड, तो इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी वो कितनी होगी आपकी 2G। इस केस में एफ के या फ्रिक्शन कितना, म्यू इंटू एन। तो यहां पर म्यू है हमारा 0.4 और म्यू, ये म्यू एस है और ये है म्यू के, कितना 0.2। चलिए तो F इज इक्वल टू म्यू हमारा ले रहे हैं हम 0.4 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, ये है नॉर्मल रिएक्शन हमारी 20, सो F इज इक्वल टू 2 इंटू 4, कितना मिला हमें 8 न्यूटन। ओके, देखिए यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो सकती है सरफेस के बीच, वो मैक्सिमम कितने डेवलप हो सकती है, 8 न्यूटन की। 8 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ इस सरफेस के बीच इस तरफ डेवलप हो सकती है। ओके, और जो आपकी अप्लाइड फोर्स है वो कितनी है, 6 न्यूटन। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स इज स्मॉलर देन क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो
बॉडी क्या उल्टा चलकर भागकर आएगी? क्योंकि 6 न्यूटन तो आप अप्लाइड फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इधर, लेकिन 8 न्यूटन फोर्स कहाँ लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंटेंशन ऑफ मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। तो कैसा होता है कि किसी बॉडी को हम ऐसे पुश कर रहे हो और बॉडी पीछे आ गई हो, नहीं आ सकती है ना। तो क्या किया उसने, भले ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मैक्सिमम कितनी मिल रही है यहाँ पर 8 न्यूटन, तो हमने पहले ही बोला था कि ये अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। तो 8 न्यूटन फोर्स इधर लग सकती है, लगी नहीं, अपने अप्लाइड फोर्स कितना लगाया 6 न्यूटन, तो यहां भी इसने अपने आप को बैलेंस किया कितने फोर्स से, 6 न्यूटन के फोर्स से। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है कितना, 6 न्यूटन तक, सॉरी 8 न्यूटन तक। लेकिन जरूरत कितनी पड़ी इसको, आपने अप्लाई किया 6 न्यूटन और इसने भी अपना फोर्स बना लिया कितना, 6 न्यूटन। ओके, तो इस तरह से ये क्या है, अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर सकता है। और इस समय बॉडी आपकी कैसी है, रेस्ट में। So body at rest, there is no motion, क्लियर है। चलिए बच्चे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है हमारे पास 8 kg, और यहां से इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कितना, 10 न्यूटन। इस पर 8g फोर्स लगेगी डाउनवर्ड और यहां से नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, अपवर्ड। तो हमको फाइंड करना है इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, नॉर्मल रिएक्शन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू यहां पर है हमारा 0.6, तो 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना, 8 इंटू जी, तो 0.6 0.6 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है, 80 इंटू 6 48, ये 48 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ डेवलप हो रही कितनी, 48 न्यूटन। ये पॉइंट तो हट जाएगी 10 से, पॉइंट से 10 उड़ गया। ओके, 6 8 48 न्यूटन। तो यहाँ पर जो फोर्स डेवलप हो सकती है वो मैक्सिमम अपनी 48 न्यूटन तक वेरी हो सकती है। आप यहाँ से फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन ओनली। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ते हुए कहां तक जाएगी, 48 न्यूटन तक। तो इस समय जो F अप्लाइड है वो F अप्लाइड फोर्स स्मॉलर देन फ्रिक्शन है, तो बॉडी मोशन नहीं करेगी। भले ही नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा हो, लेकिन हमने बोला कि जो 48 अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है, उसको जरूरत कितने की है, जितना आपने यहाँ से फोर्स लगाया है वो उतने ही फ्रिक्शन को यहाँ पर डेवलप करने वाली है। ठीक है, तो इसने भी अपना कितना फोर्स बनाया होगा इस डायरेक्शन में, ओनली 10 न्यूटन। ओके, सो अप्लाइड फोर्स इज स्मॉलर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन बॉडी इज 8 रेस्ट, देयर इज नो मोशन। ओके, इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये रही और हम नॉर्मल रिएक्शन को कैलकुलेट कर चुके हैं, n इज इक्वल टू 8g, और ये हमको मिल जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट यहां हम देखते हैं कि हम इस स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच, इधर हमारा है F अप्लाइड और यहां पर हमारा है फ्रिक्शन। तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएगा। अभी हमने अप्लाई किया था 10 न्यूटन, तो इसने भी अपना कितना बना लिया, 10 न्यूटन। सेम कंडीशन, अगर हम इसका फोर्स अप्लाइड फोर्स 5 रखते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 5 हो जाता है। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर 10 करते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 10, ये 20 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 20। ओके, तो जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ते जा रही है। तो इन दोनों के बीच हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और ये एंगल हमें मिल जाता है 45 डिग्री। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होती चली जा रही है। लेकिन 20 न्यूटन फोर्स जैसे ही मैं इस पे अप्लाई करता हूं उस समय बॉडी क्या करने लग जाती है, मूव करने लग जाती है। इस सिचुएशन के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी, 48।
ये फ्रिक्शन की लास्ट वैल्यू है, इसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या आ जाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के बाद जैसे ही फोर्स लगाता हूं मैं, बॉडी यहाँ से मोशन करना स्टार्ट कर देगी और यहाँ से हमको मिलेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब तक बॉडी मूव करते रहेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो लास्ट हमको कंडीशन मिली है, ये हमारा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी हो सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट आपको मिलेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लास्ट मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होगी? यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलने वाली है। ठीक है, ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। यहां हमने एक बॉडी को रखा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस पर रखा हमने एक बॉडी को 1 किलोग्राम। कितना वेट है इसका? 1 किलोग्राम। ये बॉडी है 1 kg की, और यहां से हमने इस पर फोर्स अप्लाई की F = 20 न्यूटन। ठीक है, तो 20 न्यूटन फोर्स जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो सरफेस हमें नॉर्मल रिएक्शन देगी, कहां पर? इस तरफ। ओके, तो क्या अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में इस बॉडी में इंटेंशन है चलने का? नहीं है। कौन चलाएगा इसको? तो जो 1g फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, वो किधर लग रहा है? 1g फोर्स यहां से कहां लग रही है? डाउनवर्ड। तो इस बॉडी में इंटेंशन ऑफ मोशन है, इसको खींच के कौन सी फोर्स ले जाएगी नीचे? वो ले जाएगी ये 1g फोर्स डाउनवर्ड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ किस तरफ डेवलप होगी? हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल रही है, वो नॉर्मल रिएक्शन आपको कितनी मिल जाएगी? यहाँ से F = 20 न्यूटन, और ये कहाँ जा रहा है? 1g से डाउनवर्ड। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होगी? अपवर्ड। यहाँ पर म्यू है हमारा 0.2, सो F = म्यू इंटू एन। F = म्यू यहाँ पर है 0.2, और नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास कितनी है यहाँ पर? 20 न्यूटन। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 2 × 2 4.0 न्यूटन। तो 4 न्यूटन की फ्रिक्शन कहाँ डेवलप हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। देखिए इंटेंशन है किस तरफ जाने का? डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स निकालते हैं। यहाँ नेट फोर्स कितनी? नेट फोर्स डाउनवर्ड। चलो, फोर्स इन डाउनवर्ड, वो है 1 × g मीन्स 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की फोर्स कहाँ लग रही? डाउनवर्ड। और अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी लग रही? 4 न्यूटन। तो बॉडी में क्या आएगी? मोशन आएगी, और बॉडी चलकर कहाँ आएगी? नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर हम 0.8 करते हैं, तो जो फ्रिक्शन है वो डेवलप हो जाती है 0.8 × 20। सो 0.8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 16.0 न्यूटन। इस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? 16 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस सरफेस पर जब 1 kg बॉडी को हम देखें तो ये 1g फोर्स से डाउनवर्ड जाना चाहती है। यहाँ से तो फोर्स आपने कितनी अप्लाई कर रखी? 20 न्यूटन। लेकिन इस समय जो फ्रिक्शन डेवलप हो रही है वो फ्रिक्शन कितनी है आपकी? 16 न्यूटन। इस समय फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा है डाउनवर्ड फोर्सेस की कंपैरिजन में। डाउनवर्ड आएगा ये 10 न्यूटन से, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है 16। तो ये बॉडी चलकर आएगी क्या? नहीं आएगी। ये बॉडी कहाँ है आपकी? रेस्ट में है। और ये कहाँ है? मोशन में है। ये डाउनवर्ड आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन पर। तो आज के लेक्चर में हमने जाना काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ओके, आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियरली समझ आए हों। तो हम अगले टॉपिक पर जाएंगे, और वो होगा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें।